अब देखिए संधारित्र तथा धारिता है क्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर। कंडेंसर या कैपेसिटेंस, जो धारिता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब देखिए संधारित्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका काम क्या है, ये सब पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए संधारित्र है क्या, कि संधारित्र का मुख्य काम क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। कंडेंसर हर एक सर्किट में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। लेकिन बात क्या है कि उसका काम क्या है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे मान के चलिए ये मेरे हाथ में एक सर्किट है, ये देखिए कंप्यूटर सीपीयू का एक मशीन लाए। मशीन में देखिए कंडेंसर कोड वाला है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रहा है, वायर मिल रहा है बहुत सारे रंग बिरंगा, यहाँ पर कॉइल भी है, ट्रांसफार्मर भी है। इधर देखिए यहाँ पर दो गो जो टैबलेट की तरह दिख रहा है, वह यही है कंडेंसर। अब देख कंडेंसर का मुख्य काम क्या है। कंडेंसर का काम है कि आवेश को पकड़ के रखना। मतलब आवेश को पकड़ने का मतलब कि जहाँ पर चार्ज रहेगा, चार्ज यानी Q, वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है जी, पोटेंशियल। समझ में आ गया। जहाँ पर चार्ज रहेगा वहाँ पर पोटेंशियल उत्पन्न होगा। इसका मतलब कंडेंसर में क्या पकड़ के रखता है, चार्ज को, और चार्ज को पकड़ के रखेगा तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, पोटेंशियल। कि चार्ज के समानुपाती होता है पोटेंशियल, कि चार्ज का मान भी बढ़ेगा तो पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। अब देखिए इसी के आधार पर कंडेंसर काम करता है। इसका मतलब जैसे पंखा में लगा रहा है तो देखिए बहुत सारे सीलिंग पंखा में कभी कभी क्या होता है, पंखा घूम रही है लेकिन स्पीड नहीं है पंखा का, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंडेंसर जो लगा रहता है टैबलेट की तरह, उसको हम लोग चेंज करवा देते हैं, तो देखते पंखा फुल्ली स्पीड आ गया। रीज़न क्या है, इसका मतलब उसमें आवेश पकड़ने की क्षमता को खो दिया था। फिर न्यू कंडेंसर हम लोग लगवा देते तो बस फुल एंड फाइनल पंखा का स्पीड आ जाता है। तो वही वाला हम लोग पूरा डिटेल्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कंडेंसर को पढ़ने के लिए सबसे पढ़ना जरूरी है धारिता। सबसे पहले टॉपिक क्या आएगा, धारिता, यानी विद्युत धारिता क्या है। देखिए कोई भी प्लेट पर हम लोग विचार कर रहे हैं, प्लेट पर मान के चलिए एक प्लेट है, यहाँ पर समान रूप से आवेश डाल दिए, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये मान के चलिए कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ में अगर आवेश डालेंगे यानी Q, तो क्या होगा, उसमें विभव उत्पन्न होगा। क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा, यानी V उत्पन्न होगा। V क्या है, विभव, जो एक अदिश राशि है, विभव। अब देखिए इसी पदार्थ में दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या दिया गया, आवेश, किसी पदार्थ में दिया गया आवेश उससे उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है। इसका मतलब Q समानुपाती V। अब देखिए इसको बराबर करेंगे तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कांस्टेंट हम लोग क्या लेते जी, कांस्टेंट क्या लेंगे, Q = CV, तो C बराबर क्या आएगा, Q बाई V। आप देखिए C क्या है, C एक समानुपाती नियतांक है जिसे धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटेंस। ये एक समानुपाती यानी नियतांक है जिसे पदार्थ की धारिता कहते हैं। इसका मतलब धारिता का दूसरे ढंग से परिभाषा कैसे दे सकते, तब यहाँ पर फिर सवाल उठेगा कि धारिता क्या है, तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे दे सकते हैं, इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं, किसी पदार्थ में आवेश संग्रह करने की क्षमता के मापन को, समझ में क्या बोले, किसी पदार्थ में आवेश संग्रह करने की क्षमता के मापन को धारिता कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा, सर धारिता कौन सा भौतिक राशि में आएगा, सदिश में आएगा कि अदिश में आएगा, अगर कोई जानते तो बोलो, किस में आएगा, अदिश राशि है। यहाँ पर फिर ये कॉम्पिटिशन लेवल में ये सब सवाल बहुत आते थे। अब देखिए विद्युत धारिता कौन सी भौतिक राशि में आएगा, जो ये अदिश में आएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब फिर इसका देखेंगे SI मात्रक क्या आएगा,
अगर इसके एसआई मात्रक पर विचार किया जाए, धारिता का क्या आएगा, देखिए जी, धारिता का एसआई मात्रक निकालेंगे कैसे, सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई बी। धारिता का एक मात्रक होता है फेरेड, क्या होता है, फेरेड। और दूसरा क्या आएगा, ऊपर में देखा आवेश है, आवेश का क्या, कूलम, नीचे बी वोल्ट, क्या आएगा, कूलम पर वोल्ट। समझ में आ गया, कूलम पर वोल्ट। अब फिर देखिए, अगर आईआईटी नीट लेवल का अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ पर किस तरह का सवाल आता है, ये तो बोर्ड लेवल में आ गया, कूलम पर वोल्ट या फेरेड। अब फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि फेरेड कौन क्या है, तो फेरेड क्या है, क्या बोलना है कि फेरेड आवेश का सबसे बड़ी मात्रक है। समझ में आ गया कि फेरेड क्या है, कि फेरेड आवेश का सबसे बड़ी मात्रक होता है फेरेड। जैसे आवेश का सबसे छोटी मात्रक क्या होती है, फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। फिर आवेश का सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है, फेरेड। पृथ्वी मीन्स अर्थ हुआ। अब देखिए कैपेसिटेंस देखेंगे इसका, तो फॉर्मूला में आराम से निकल जाएगा। कैपेसिटेंस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे व्यंजक प्राप्त करेंगे। आ जाएगा 711 माइक्रोफेरेड आ जाएगा पृथ्वी की धारिता, 711 माइक्रोफेरेड। अब देखिए आगे कि पृथ्वी में कौन चार्ज है, नेगेटिव। पृथ्वी के ऊपर से आता है पॉजिटिव, जितना आएगा पॉजिटिव पर सेकंड 18,000 कूलम पर सेकंड टकराती है। 18,000 कूलम पर सेकंड आवेश टकराती है पृथ्वी में। लेकिन पृथ्वी में आवेश का परिमाण शून्य होने के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो कि कंडेंसर के रूप में काम करता है। कौन, पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी को सुपर कंडक्टर या कंडेंसर कहा जाता है, या कैपेसिटेंस। समझ में आया, या कैपेसिटर। इतना क्लियर है। अब देखिए फिर आगे, जैसे पृथ्वी के बारे में हम लोग निकालेंगे इसका धारिता क्या है, तो फॉर्मूला क्या आधार पर तो बन जाएगा। अब इसका एसआई मात्रक पर जब विचार करेंगे तो क्या आएगा, देखो आगे। जैसे हम लोग वोल्ट का क्या जानते हैं जी, V बराबर W/Q0। समझ में आ गया। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विभव वाला टॉपिक में पढ़ चुके हैं, विभव वाला टॉपिक में। अब देखिए आगे कि W का क्या आएगा, W क्या है, कार्ज है। कार्ज का क्या आएगा, जूल। अब इसका क्या आएगा, कूलम, तो क्या आएगा, जूल पर कूलम। अब देखिए फिर आगे यहाँ पर जो लिखे है वोल्ट की जगह पर, तो ऊपर में देखिए ये यहाँ से आएगा ना, तो अब इसका क्या आएगा, कूलम। और वोल्ट की जगह पर लिख सकते हैं जूल पर कूलम। समझ में आ गया, जूल पर कूलम। अब क्या होगा बोले तो, अब क्या होगा, ये जाएगा ऊपर पर जूल, ये कूलम का पर 1, ये जाएगा तो 1, तो क्या आएगा, पर जूल कूलम स्क्वायर। समझ में आ गया, पर जूल कूलम स्क्वायर। इसका भी आ गया, इसका दूसरा एसआई मात्रक, किसका, धारिता का। इसका मतलब विद्युत धारिता का आ गया दूसरा मात्रक, क्या आ गया, जूल पर जूल कूलम स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर पर जूल, जो बोलिएगा, या कूलम स्क्वायर पर जूल। यहाँ तक क्लियर। आप फिर देखिए सवाल उठता है क्या, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, धारिता का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आगे डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं जी। C क्या आता है, Q/V। अब पहले आवेश को हम लोग क्या जानते हैं, I Q/T। आवेश का क्या होता है, आवेश IT। आई का क्या आएगा, एम्पियर, टी का टाइम, AT आ गया। ये आ गया आपका आवेश का। लेकिन फिर नीचे क्या है, विभव है। विभव बराबर क्या जानते हैं, W/Q, Q0 यानी Q, प्रेक्षण आवेश हम लोग लेते हैं। अब देखिए फिर आगे W बराबर क्या होता है जी, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अब देखिए बल का हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बल का डायमेंशन क्या होता है,
ml का पावर -2 और s विस्थापन का क्या आएगा l, तब क्या आएगा ml स्क्वायर टी का पावर -2। ये किसका आ गया w का, यानी वर्क का, कार्य का। अब नीचे क्या है आवेश है, आवेश का क्या हम लोग जानते हैं AT, ये चल जाएगा ऊपर तो मेरा v का आ जाएगा। बीमा लिखने का तरीका क्या होता है, पहले m उसके बाद l उसके बाद t उसके बाद a, तो क्या होगा m ये l स्क्वायर, t जाएगा ऊपर तो -3, a जाएगा ऊपर तो -1, यह आ गया आपका v का। अब भी यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए अब C इजगल क्या है Q/V, Q का क्या होता है AT, V का मान क्या आया m l स्क्वायर टी का पावर -3 a का पावर -1। आप देखिए आगे क्या होगा, पहले किसको लेंगे m को, उसके बाद l को, उसके बाद t को, उसके बाद a को। m को पहले लेंगे तो क्या आएगा m का पावर -1, l यहाँ पर 1 को है, ऊपर में तो l नहीं है जाएगा ऊपर, l का पावर -2, t यहाँ पर 3 है माइनस, ऊपर जाएगा प्लस और ऊपर में को प्लस, कुल मिला के t का पावर 4। अब देखिए नीचे a है -1, ऊपर में जाएगा तो प्लस, ऊपर में गया प्लस बन गया, तो ये आ गया आपका विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र है। बीमीय सूत्र क्या आया धारिता का m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं आगे, जैसे विद्युत धारिता है इसका छोटी मात्रा क्या क्या होती है, इसका हम लोग छोटी मात्रा के हिसाब से हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्यों, जो कि बड़ी मात्रा का कंडेंसर बनाना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। जैसे देखा जाए कि 1 फेरेड का कंडेंसर बनाना ये इंसान के लिए बहुत संभव नहीं है। इसके लिए न्यूमेरिकल में बाद में हम क्लास में दिखा देंगे कि न्यूमेरिकल बना के कि 1 फेरेड का कंडेंसर बनाने के लिए कितना बड़ा प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम न्यूमेरिकल के सारे दिखाएंगे कि लगभग 33 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा इतना बड़ा प्लेट होना चाहिए, जो कि ये संभव इंसान के लिए ये संभव नहीं है। इतना बड़ा प्लेट बनाना संभव ही नहीं है कि 33 किलोमीटर लंबाई में, चौड़ाई में 33 किलोमीटर, चौड़ाई में 33 किलोमीटर, क्या ये संभव है? और अगर बना भी देंगे तो मोड़ने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ है फिजिक्स में जो बोलना तो इजी है लेकिन वो दिखाना इम्पॉसिबल है। अब देखिए आगे, जैसे कंडेंसर, तब धारिता का मात्रक हम लोग कैसे देखते हैं, ये छोटी मात्रक होती है। जैसे कोई भी कंडेंसर में देखिएगा वो माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड में रहता है। आप देखिए 1 नैनो फेरेड या पिको फेरेड लेते हैं, PF, ऐप लीजिएगा यहाँ पर बड़ा, छोटा आप नहीं होगा। फेरेड जब भी लिखिएगा वो बड़ा ऐप से, स्मॉल ऐप डालिएगा तो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये लिखने का तरीका होता है। तो पिको का मतलब क्या होता है 10⁻12 फेरेड। फिर 1 नैनो ऐप, NF, तो हो गया 10⁻9 ऐप, बिग ऐप रहेगा नैनो फेरेड। अब देखिए फिर आगे कि 1 माइक्रो फेरेड, माइक्रो का मतलब 10⁻6 फेरेड। फिर 1 मिली फेरेड, MF, तो क्या रहेगा 10⁻3 फेरेड। इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे कंडेंसर की मान, जो कि स्पेशल रूप से फेरेड में कोई भी कंडेंसर नहीं बनता है, जो कि बनाना संभव ही नहीं है। इसलिए हमेशा किस रूप में मान आएगा, छोटी मात्रक में आएगा, नैनो में आएगा, पिको में आएगा, माइक्रो में आएगा, मिली में आएगा। यहाँ तक क्लियर। यही था कंडेंसर का धारिता, यानी संधारित्र की धारिता। क्लियर। इसके बाद वाला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। क्लियर। तब तक के लिए इतना ही आप लोग तैयारी करिए।